जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने फैमिली अजय शशि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी बहुत खुश होंगे और एक्साइटेड भी होंगे आज की क्लास के लिए, क्योंकि आप सभी को अच्छे से पता है भाई कि फाइनली यूपी के अंदर जो टेंडर वाली प्रक्रिया थी उस पर मुहर लग गई है। और सबसे जो पहली भर्ती मुहर लगी है वह है आपके सब इंस्पेक्टर यूपी एसआई की भर्ती। और ये भर्ती ऑल ओवर इंडिया के सारे कैंडिडेट के लिए कॉमन वैकेंसी होगी, जिसमें सारे बच्चे एलिजिबल होंगे और वो अप्लाई भी कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। तो बहुत बड़ी अपडेट आप सभी को अभी तक शायद पता चली गई होगी टेंडर के रिगार्डिंग। तो अब जो है फाइनली हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज़ कि सारी इस सिलेक्शन प्रोसेस को समझना, ताकि हम लोग जो है एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ सकें और एग्ज़ाम के बारे में एक अच्छा स्ट्रैटेजी तैयार कर सकें। और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वही बच्चे का सिलेक्शन होगा, ना कि जो नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म अप्लाई करने के बाद तैयारी को शुरू करेंगे। लेकिन आपको भी पता है कि कोई चीज़ की जानकारी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो भाई आज के वीडियो में हम लोग वही सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं और अवेलेबल भी हैं। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो नोटिस आप सभी के लिए टेंडर के रिगार्डिंग आई है टोटल 9 पेज की, वो नोटिस को आप 1 बाय 1 जो है देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, आपके स्क्रीन पे हम लोग जो है वो सारे नोटिस को 1 बाय 1 लगा दिए हैं और टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप अभी तक उसके बारे में अपडेट आपको नहीं मिली है तो जाके आप पढ़ लीजिए। उसमें बस यही बताया गया है कि आपकी एजेंसी को फाइनल कर लिया गया है और इसको गोपनीय रखा गया है। और साथ ही साथ जो भर्तियाँ होगी वो सीबीटी एग्ज़ाम में भी नहीं होगी, और नहीं ऐसा होगा कि आपके क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन होंगे और आप जो आंसर टिक आउट करेंगे वो ऑनलाइन करेंगे। बल्कि फाइनली ये डिसाइड किया गया है कि जो भर्तियाँ यूपी के अंदर होने वाली है वो भर्तियां सारी ऑफलाइन ही होगी और काफ़ी आपका अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को सिक्योरिटी के साथ रखा जाएगा बच्चों। तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपने सारे अपडेट्स को अच्छे से देख लिया होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आने वाले दिनों में भी आपको बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है सेंट्रल की और स्टेट की, तो आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। आपको पता है कि आज की क्लास में आप देख रहे हैं यूपीएसआई न्यू रिक्वायरमेंट 2023 के बारे में। चलिए टोटल पोस्ट की अगर बात कर लेते हैं तो ऑफिशियली आप सभी को पता है कि टोटल पोस्ट के बारे में पहले ही अपलोड कर दिया गया था और यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा बताया गया था कि एसआई की टोटल 2469 पद के लिए भर्ती आने वाली है, जिसकी एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर लेते हैं, अप्लाई फ़ी। तो टोटल 400 रुपया अप्लाई फ़ी रखा गया है। और ये जो फ़ी आपकी रहेगी वो 2-3 तरीके से होगी। जनरल के लिए अलग होगी, ईडब्ल्यूएस जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए फ़ी अलग होती है। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए फ़ी जब होता है वो अलग लिया जाता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो 2-3 चीज़ें आप सभी के लिए आज की क्लास में, कि भाई एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अप्लाई डेट क्या हो सकता है, और साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए आपने टोटल पोस्ट को देखा, फ़ी को देखा, इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है, एज। तो देखिए जनरली जो एज काउंट किया जाता है यूपी के अंदर दरोगा की भर्ती में, तो 21 से लेके 28 साल आपका काउंट किया जाता है जनरल वाले के लिए और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए। वहीं पर जो बच्चे ओबीसी वाले हैं उनका जो है 21 साल तो मिनिमम रहेगा, लेकिन यहाँ पे 3 साल मैक्सिमम में ऐड हो जाता है। वही एससी एसटी वाले बच्चों का भी मैक्सिमम में टोटल 5 साल क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब देख लीजिए एज में अगर छूट की बात करते हैं तो देखिए यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने साफ साफ ही आपको बता दिया था और क्लियर कर दिया था कि भाई जो एज में छूट की बात अगर है तो ये हमारे बस की चीज़ नहीं है, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास इसकी अथॉरिटी होती है। अगर वो चाहे तो एज में छूट दे सकती है, 5 साल भी, 8 साल भी और 3 साल भी। तो ये जो है अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है। तो जब आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, चुनाव का भी माहौल है, तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ जो है आपके हित में है। और गवर्नमेंट जो है हमेशा जनता के हित में ही फैसला देती है, ताकि जो आपकी चुनाव वाली मुद्दा है उसमें उसको प्रॉफिट मिल सके। तो आप ऐसा मान सकते हैं अभी तक कि जब तक वैकेंसी की नोटिफिकेशन नहीं आई है, कंफर्म आपको एज में छूट मिलने की संभावना ज़्यादातर बनी रहेगी। अब वो एज में छूट आपको 2 साल दी जाएगी या 3 साल, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर ही है। देखिए अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वालिफ़िकेशन को लेके, ठीक है, कि आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए ग्रेजुएशन आपके पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। और ये पास आउट देखिए जो आपकी एज काउंट की जाएगी, या तो 1 जनवरी 2023 से काउंट की जाएगी या तो 1 जनवरी 2024 से एज आपकी काउंट की जाएगी। वैकेंसी जब भी आएगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी एज को काउंट किया जाएगा। उस डेट से आपके पहले तक का, ठीक है, उस डेट से पहले तक का आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए
अब जो है वीडियो के बीच में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि भाई एग्ज़ाम डेट के बारे में क्या बोलते हैं। तो देखिए एग्ज़ाम तो तब होगी ना जब आपकी फॉर्म अप्लाई होगी, फॉर्म नोटिफिकेशन आएगी, फॉर्म अप्लाई होगी, फिर आप तैयारी करेंगे, फिर एडमिट कार्ड आएगी, फिर आपकी एग्ज़ाम डेट वगैरह के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लीजिए और समझ लीजिए। देखिए अभी जो नोटिफिकेशन आपके 1 से 1.5 महीना के बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, ये आपकी स्टार्टिंग है सितंबर का। अक्टूबर 10 से लेकर 15 के बीच तक आपको ऑफिशियली जो है यूपी पुलिस के भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के पे आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन को पब्लिश कर दिया जाएगा और उसी में बताया जाएगा कि एज में कितनी छूट मिल रही है, आपके एग्जामिनेशन की जो ये है फॉर्म जो फिल होगी अप्लाई डेट वो कब से कब तक रहेगी, और साथ ही साथ एक उसके बाद एक कैलेंडर जारी किया जाएगा जिसमें यूपी की जितनी भर्तियां आने वाले समय में आएगी आपके लिए, चाहे वो छोटी भर्ती हो या बड़ी भर्ती हो, उसका अप्लाई डेट, लास्ट डेट और उसका एग्ज़ाम डेट टेंटेटिव करके निकाला जाएगा। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे हमारे अकॉर्डिंग तो भाई देखिए एग्ज़ाम में अभी आपके पास कम से कम 5 से 6 महीने का वक्त है। जो एग्ज़ाम आपके 2023 में तो कंफर्म नहीं होने वाले हैं, जनवरी फरवरी आप मान सकते हैं 2024 के कि एग्ज़ाम आपके कब तक होंगे, तो जनवरी के बाद ही होंगे और वो भी कब 2024 तक। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो अभी आपके पास इतना तो वक्त है कि अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो भी अच्छे से प्रिपरेशन करके आप जो है अपने मौका को अच्छा तरीके से सफल कर सकते हो। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपके लाइफ में निभाने वाली है। टोटल 4 स्टेप होंगे आपके सिलेक्शन के। सबसे पहले आप रिटन एग्जामिनेशन देंगे जो कि हो गया है ऑफलाइन, ये अब आपका ऑनलाइन नहीं होगा बल्कि ऑफलाइन हो गया है। ठीक है, इस पे आप ध्यान देंगे। पहले जो था ऐसा अनुमान लगाया गया था कि आपका एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन होगा, लेकिन अब ये ऑफलाइन हो गया है। उसके बाद होती है डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही करवा लिया जाता है क्योंकि थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, ताकि जो बच्चे का डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है उनको पहले ही छांट के बाहर कर दिया जाए, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। उसके बाद पीईटी और पीएचडी होती है ताकि यहाँ पे कंपटीशन जो है कम हो जाए, बेफालतू का गवर्नमेंट को यहाँ पे जो भर्ती बोर्ड है उसको मेहनत नहीं करना पड़े पीएचडी के लिए और पीईटी के लिए। जब इसको भी आप क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपकी एक और स्टेट आती है लास्ट वाली, वो होती है आपकी मेडिकल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और मेडिकल के बाद फिर आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाती है और मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद जिन बच्चों का रोल नंबर नाम वगैरह होता है वो सेलेक्ट हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे रिटन प्रोसेस को। सबसे पहले कि रिटन के सिलेबस आपके सामने क्या रहने वाला है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही जो है आपका मेरिट लिस्ट तक आपका साथ देगा। क्या साथ देगा भाई, तो रिटन साथ देगा। तो इसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करनी है। टोटल 160 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन जो होंगे वो 2.5 नंबर के होंगे, 2.5 नंबर के। तो टोटल 400 नंबर के एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। और इस एग्ज़ाम के लिए आपको टोटल कितना वक्त दिया जाएगा, तो टोटल 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहने वाली है। आपके टोटल 160 के 160 प्रश्न को आपको अटेम्प्ट करके आनी है फुल बाय फुल, और उसमें प्रयास यही करना है कि कम से कम गलती करें, क्योंकि अगर आप गलती करते हो तो इससे कुछ आपके नुकसान तो नहीं होंगे लेकिन कुछ फ़ायदा भी आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन आप गलती करोगे तो भाई आपके नंबर बढ़ेंगे भी नहीं। तो इस चीज़ का आप जो है अच्छे से ख्याल रखोगे। अब बात कर लेते हैं कहाँ से आपके प्रश्न आने वाले 160 प्रश्न। तो देखिए भाई हिंदी से आपके 40 प्रश्न होंगे, जीके से आपके 40 प्रश्न होंगे, मैथ्स से आपके 40 प्रश्न होंगे और रीजनिंग से आपके 40 प्रश्न होंगे। आप एक और चीज़ पूछेंगे कि साइंस वगैरह तो अलग से दिख नहीं रही है, तो साइंस अलग से नहीं बल्कि ये जो जीके वाले पोर्शन है इसी में आपके साइंस के 12 से 14 प्रश्न या 15 प्रश्न आपके स्पेशली साइंस से पूछे जाएंगे। बाकी हिंदी के आपके सेपरेटली 40 प्रश्न होंगे, जीके के 40 प्रश्न जिसमें साइंस इंक्लूड होगा, मैथ्स के होंगे जिसमें आपका अर्थमेटिक और एडवांस दोनों होगा, रीजनिंग का होगा जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पोर्शन आपके पूछे जाएंगे। और सारे क्वेश्चंस के जो लेवल होंगे वो टीसीएस एग्ज़ाम शायद सेट करने वाली है, या तो आपकी जो टेंडर दिया गया जिस कंपनी को ऑफलाइन होगी तो फिर ऑफलाइन वाली जो कंपनी होगी वो आपके क्वेश्चंस को सेट करेगी। क्वेश्चंस के लेवल बहुत ही अच्छे होते हैं, तो इसलिए आप अभी से अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। देखिए हिंदी के टोटल 40 क्वेश्चन है, तो इसमें कितने नंबर के आपके हो जाएंगे, टोटल 100 अंक हो जाएंगे। बात कर लेते हैं जीके में कितने अंक हो जाएंगे 40 क्वेश्चन के लिए, 100 अंक, क्योंकि आप सभी को अच्छे से पता है कि एक प्रश्न के लिए आपको 2.5 अंक मिलते हैं।
तो टोटल आपके 400 अंक के एग्ज़ाम होने वाले हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको आप ध्यान से देख लेंगे। देखिए मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको ईच सब्जेक्ट, देखिए ये वाला चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। ईच सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे बैंक वगैरह में होता है ना कि टोटल 3-4 सेक्शन होते हैं, मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है और करेंट अफेयर होती है। अगर 4 सेक्शन में से अगर आप किसी भी ऐसे सेक्शन में फेल हो जाते हो और जो पासिंग मार्क्स मिनिमम है अगर उसको आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो फिर जो अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई भी कर रहे हो तब भी आपको फेल ही दिया जाएगा, ना कि पास किया जाएगा। तो जो यूपी के अंदर एग्ज़ाम होती है तो इस कैटेगरी से आपकी एग्ज़ाम होती है। तो देखिए टोटल आपके 100 नंबर के आपके सारे 4 सेक्शन होंगे, हिंदी 100 नंबर, जीके 100 नंबर, मैथ 100 नंबर और रीजनिंग 100 नंबर। तो 100 में से आपको मिनिमम जो है वो 35% अंक लाने हैं, मतलब कम से कम 35 अंक आपको लाने ही पड़ेंगे एनी हाउ। अगर एक भी ऐसे सब्जेक्ट में से आप अगर मान लीजिए 3 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाते हो और कोई एक सब्जेक्ट में आप 35 से कम नंबर लाते हो, 32 लाते हो, 33 लाते हो, 34 पॉइंट कुछ भी लाते हो, तो भी आप जो है पूरी तरह से फेल कर दिए जाओगे। आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, उसके बावजूद भी आपने कट ऑफ कोई भी बहुत हाईएस्ट अंकों से क्वालिफाई किया, लेकिन फिर भी आप जो है फेल ही माने जाओगे अगर आप जो है इस सब्जेक्ट वाला जो प्रोसेस है उसको 35% को अगर फुलफिल नहीं कर पाते हो। तो चलिए मान लेते हैं भाई आपने रिटन के सिलेबस को बहुत ही अच्छे से और बारीकी से देखा और समझा, तो भाई आप थोड़ा सा फिजिकल वाले प्रोसेस को भी समझ लीजिए, क्योंकि जो क्वालिफाइंग नेचर की है वो फिजिकल भी आपकी क्वालिफाई नेचर की है, तो इम्पॉर्टेंट है। देखिए फिजिकल में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सारी चीज़ों को अच्छे से समझाएंगे आपको। देखिए इधर मेल वाले कैंडिडेट देखेंगे और इधर जो है फीमेल कैंडिडेट देखेंगी, ठीक है। देखिए भाई सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइट पे। तो देखिए जो मेल वाले कैंडिडेट है, मेल वाले कैंडिडेट में जो जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं और जो एससी से आते हैं और ईडब्ल्यूएस से आते हैं, उनका हाइट कितना मांगा गया है, तो 168 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं, आपको उसका हाइट मांगा गया है इस जगह पे, ठीक है। बात कर लेते हैं जो एसटी का, सिर्फ एसटी, तो सिर्फ एसटी का जो हाइट मांगा गया है मेल कैंडिडेट के लिए, तो वो मात्र 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। हाइट की अगर बात कर लेते हैं फीमेल में, तो देखिए भाई फीमेल में जो जनरल वाली होंगी लड़कियां, जो आपकी ओबीसी वाली होंगी, एससी वाली होंगी और ईडब्ल्यूएस वाली, तो उनका जो हाइट होगा 152 सेंटीमीटर, और जो एसटी से आएंगी फीमेल उनका हाइट 147 सेंटीमीटर जो है इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम आपका नहीं होना चाहिए, वरना आप डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगी। चलिए भाई चेस्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए चेस्ट में जो मेल कैंडिडेट होंगे जनरल, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस की जो चेस्ट होगी वो 79 सेंटीमीटर मिनिमम और 84 सेंटीमीटर आपकी मैक्सिमम होगी। और आपकी मिनिमम चेस्ट जो है कितनी भी हो, लेकिन मैक्सिमम जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए, जो अंतर डिफरेंस होना चाहिए, वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये चीज़ आप जो है अपने जहन में अच्छे से याद रखोगे। बात कर लेते हैं चेस्ट में जो एसटी वाले मेल कैंडिडेट होंगे उनका चेस्ट कितना होगा भाई, तो 2 सेंटीमीटर कम, मतलब 77 सेंटीमीटर आपके मेल में एसटी के लिए नॉर्मल, और जो आपके मैक्सिमम होना चाहिए वो 82 सेंटीमीटर आपके होने चाहिए। ये आपके हो गया मेल कैंडिडेट का चेस्ट में। फीमेल का चेस्ट में कोई भी आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह नहीं होती है, कुछ भी मेजरमेंट नहीं किया जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके सामने है वेट। तो देखिए भाई मेल के लिए वेट की कोई भी ऐसी नहीं रखी गई है मेजरमेंट, लेकिन फीमेल्स के लिए रखी गई है कि सारे कैटेगरी की जो फीमेल्स होंगी उनका वेट 40 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं, फीमेल्स होती हैं, महिलाएं, जिनका वेट जो होता है आपका 40 kg से कम ही होता है मैक्सिमम का। तो इसलिए उनके पास सारी एबिलिटी होने के बाद भी उनको डिस्क्वालीफाई इस कंडीशन में कर दिया जाएगा, तो आप ध्यान से देखेंगे। बात कर लेते हैं कि आप सारी चीज़ों को क्रॉस कर जाते हो, मतलब कि पास कर जाते हो, तो फाइनली आपकी क्वालिफाइंग नेचर की रनिंग होगी। जो मेल कैंडिडेट होंगे उनको कितना करना है, तो 4.8 किलोमीटर की रनिंग, और जो समय उनको दिया जाएगा 28 मिनट का दिया जाएगा। बात कर लेते हैं जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनको जो है 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी है, और जो समय मिलेगा उनको 16 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी। इतनी अच्छे ढंग से आपको सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करके बताया, जिसमें कि अच्छे से बताया रिटेन के प्रोसेस को, फिजिकल के प्रोसेस को, और जो आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स है इसको बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो आप प्रयास करेंगे कि इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार वीडियो को प्रीवियस में जाइएगा, फिर स्टार्ट कीजिएगा वहाँ से और समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो इसी तरह की सारी अच्छी अच्छी अपडेट और न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं एक न्यू क्लास के साथ।